हेलो एवरीवन, राधे राधे। ये वीडियो समराइज्ड लॉ सीरीज का फोर्थ वीडियो है एंड इस वीडियो में आपके कोर्स में जहां पे भी ओपीसी, स्मॉल कंपनी या फिर सेक्शन 8 कंपनी के लिए एग्जेम्पशन दे रखी है या फिर कोई भी स्पेसिफिक प्रोविजन है, तो वो सारे पॉइंट्स मैं आपको इस वीडियो में कवर करवाने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम ओपीसी एंड स्मॉल कंपनी के स्पेसिफिक प्रोविजंस एंड एग्जेम्पशंस देख रहे हैं एंड सबसे पहला केस है चैप्टर नंबर 2 इन कॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी एंड मैटर्स इंसिडेंटल देयरटू का सेक्शन 12 रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ कंपनी। तो सेक्शन 12 में हमने पढ़ा था कि कंपनी को अपने ऑफिस के बाहर एंड अपने ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में कंपनी का नाम लिखना पड़ेगा एंड उसके अलावा काफी सारी और डिटेल्स भी लिखनी पड़ती हैं। अब यहाँ पे क्या बोला हुआ है कि अगर आप एक 1% कंपनी हो तो उस केस में कंपनी आप जहां पे भी अपना नाम प्रिंट कर रहे हो, अफिक्स कर रहे हो या फिर एनग्रेव कर रहे हो, उस नाम के नीचे आपको मैंडेटरीली ब्रैकेट में 1% कंपनी लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट केस सेक्शन 2 क्लॉज 85 स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन। यहाँ पे क्या बोला हुआ है कि केवल और केवल एक प्राइवेट कंपनी ही स्मॉल कंपनी बन सकती है, यानी कभी भी पब्लिक कंपनी स्मॉल कंपनी नहीं बन सकती। सर इसके अलावा और कौन स्मॉल कंपनी नहीं बन सकता? तो सेक्शन 8 कंपनी, स्पेशल एक्ट कंपनी, होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी भी कभी भी स्मॉल कंपनी नहीं बन सकती। नेक्स्ट केस सेक्शन नंबर 3 1% कंपनी। यहाँ पे क्या बोला हुआ है कि 1% कंपनी हमेशा एक प्राइवेट कंपनी होगी, यानी पब्लिक कंपनी कभी भी 1% कंपनी नहीं बन सकती। नेक्स्ट पॉइंट, 1% कंपनी ना तो इनकॉर्पोरेट हो सकती है सेक्शन 8 कंपनी की तरह और ना ही इनकॉर्पोरेट होने के बाद में कन्वर्ट हो सकती है सेक्शन 8 कंपनी में, यानी ओपीसी ना तो इनकॉर्पोरेट हो सकती है और ना ही कन्वर्ट हो सकती है सेक्शन 8 कंपनी में। नेक्स्ट पॉइंट, ओपीसी कभी भी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज कैरी आउट नहीं कर सकती। अब नेक्स्ट केस सेक्शन नंबर 4 एमओए। अब एमओए में हमने देखा था कि काफी सारे क्लॉजेस होते हैं, उसमें से एक क्लॉज क्या था? नॉमिनेशन क्लॉज। सर क्या नॉमिनेशन क्लॉज सब कंपनीज पे अप्लाई करता है क्या? तो यहाँ पे सब कंपनीज पे नॉमिनेशन क्लॉज अप्लाई नहीं करता है। नॉमिनेशन क्लॉज केवल और केवल 1% कंपनी पे अप्लाई करता है, यानी आपको 1% कंपनी के ही एमओए में नॉमिनेशन क्लॉज दिखेगा, आपको बाकी सारी कंपनीज के एमओए में नॉमिनेशन क्लॉज नहीं दिखने वाला। नेक्स्ट केस है चैप्टर नंबर 7 मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन का सेक्शन नंबर 92 एनुअल रिटर्न। अब यूजुअली एनुअल रिटर्न कौन से फॉर्म में बनता है? तो यूजुअली एनुअल रिटर्न बनता है फॉर्म MGT 7 में। कौन उसको साइन करता है? तो उसको कंपनी का CS एंड डायरेक्टर दोनों साइन करते हैं। अब यहाँ पे अगर आप एक ओपीसी हो या फिर स्मॉल कंपनी हो तो उस केस में सीजी ने प्रिस्क्राइब कर रखा है अब्रिज्ड एनुअल रिटर्न। किसके लिए? ओपीसी के लिए और स्मॉल कंपनी के लिए। अब ये जो अब्रिज्ड एनुअल रिटर्न है इसका फॉर्म नंबर क्या है? फॉर्म MGT 7 है और इसको कौन साइन करता है? कंपनी का CS साइन करता है। अगर सर कंपनी में CS नहीं है तो डायरेक्टर साइन करता है, यानी इसका मतलब क्या हो, या तो CS साइन करेगा, अगर CS नहीं है तो डायरेक्टर साइन करेगा। और यूजुअली क्या होता है? यूजुअली CS और डायरेक्टर दोनों साइन करते हैं। यहाँ पे ये डिफरेंस है ओपीसी और स्मॉल कंपनी के लिए। नेक्स्ट केस है सेक्शन नंबर 96 एनुअल जनरल मीटिंग का। तो हमको पता है कि हर कंपनी को साल में एक बार एजीएम करनी होती है, बट इससे एक कंपनी को एग्जेम्पशन दे रखी है। कौन सी कंपनी को? ओपीसी को, यानी ओपीसी के ऊपर एनुअल जनरल मीटिंग के प्रोविजंस अप्लाई नहीं करेंगे। नेक्स्ट केस है सेक्शन 110 पोस्टल बैलेट। अब सेक्शन 110 में हमने केस देखा था जहां पे हमने देखा था कुछ नंबर ऑफ बिजनेसेस दे रखे थे जो कि मैंडेटरीली हर कंपनी को वोटिंग थ्रू पोस्टल बैलेट के थ्रू ही कराना है। सर कौन से बिजनेसेस थे? जैसे कि एग्जांपल अपॉइंटमेंट ऑफ स्मॉल शेयरहोल्डर डायरेक्टर, जो कि रिसेंटली आपके एग्जाम में भी आया था। तो वो क्या है? वो एक ऐसा बिजनेस है जो कि हर कंपनी को मैंडेटरीली वोटिंग थ्रू पोस्टल बैलेट के थ्रू ही कराना है। बट यहाँ पे कुछ कंपनीज को एग्जेम्पशन दे रखा है कि यहाँ पे आपको ये जो बिजनेसेस है ना जो कि बाकी कंपनी के लिए मैंडेटरी वोटिंग थ्रू पोस्टल बैलेट कराना, वो आपके लिए मैंडेटरी नहीं है, यानी आप चाहो तो पोस्टल बैलेट के अलावा किसी और तरीके से भी वोटिंग करा सकते हो। सर कौन सी कंपनीज के लिए? एक तो ओपीसी के लिए और दूसरा ऐसी कंपनी जिसमें 200 या फिर उससे कम मेंबर्स हैं, उनको बोला हुआ है कि आपको यहाँ पे मैंडेटरी नहीं है इन बिजनेसेस को भी पोस्टल बैलेट के थ्रू यहाँ पे पास कराना है। नेक्स्ट केस सेक्शन 122 एप्लीकेबिलिटी ऑफ दिस चैप्टर टू ओपीसी। यहाँ पे क्या बोला हुआ है कि सेक्शन 98 एंड सेक्शन 100 से लेके 111 तक कोई भी सेक्शन ओपीसी पे अप्लाई नहीं करेगा। अब सर आप मेरे को एक चीज बताओ, क्या सेक्शन 96 ओपीसी पे अप्लाई करता है क्या? नहीं सर, अभी हमने देखा कि सेक्शन 96 ओपीसी पे अप्लाई नहीं करता है। अब सेक्शन 97 किसकी बात करता है? एनसीएलटी कॉल से एजीएम की। तो अगर 96 ही अप्लाई नहीं कर रहा है, यानी एजीएम के प्रोविजन अगर ओपीसी पे अप्लाई नहीं कर रहे हैं तो 97 भी अप्लाई नहीं करेगा। तो 96 अप्लाई नहीं कर रहा है, 97 अप्लाई नहीं कर रहा है, 98 अप्लाई नहीं कर रहा है। 99 किसकी बात करता है कि अगर आपने इन सेक्शंस में डिफॉल्ट करा तो आपको कितनी पेनल्टी लगेगी, वो 99 बता रखा है। तो अगर आपके ऊपर ये सेक्शंस नहीं लग रहे तो 99 तो वैसे भी नहीं लग सकता। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 96 से लेके 111 तक कोई भी सेक्शन 1% कंपनी पे अप्लाई नहीं करता है।
नेक्स्ट केस चैप्टर नंबर 9 अकाउंट्स ऑफ कंपनीज का सेक्शन 2 क्लॉज 40 फाइनेंशियल स्टेटमेंट की डेफिनेशन। अब सर जब हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट की डेफिनेशन देखी थी तब हमने देखा था कि उसमें से एक क्या था, उसमें से एक था कैश फ्लो स्टेटमेंट। यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के काफी सारे पार्ट्स होते हैं, उसमें से एक क्या होता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब ये कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने से कुछ कंपनीज को एग्जेम्पशन दे रखी है। कौन कौन सी कंपनीज को? एक तो ऐसी प्राइवेट कंपनी को जो कि एक स्टार्टअप है प्लस उसने डिफॉल्ट नहीं करा है अंडर सेक्शन 92 एंड 137। उसके अलावा ओपीसी, स्मॉल कंपनी एंड डोरमेंट कंपनी। आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो बनाना है बट आपको उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप उससे क्या हो, एग्जेम्प्टेड हो। नेक्स्ट केस भी है चैप्टर नंबर 9 अकाउंट्स ऑफ कंपनीज के सेक्शन 134 ऑथेंटिकेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सीएफएस एंड बोर्ड रिपोर्ट। अब यहाँ पे हमने देखा था कि बोर्ड रिपोर्ट बाकी कंपनीज के लिए जनरली एक होती है बोर्ड रिपोर्ट। अब यहाँ पे जैसे हमने देखा अब्रिज्ड एनुअल रिटर्न है ओपीसी और स्मॉल कंपनी के लिए, उसी तरीके से ओपीसी और स्मॉल कंपनी के लिए यहाँ पे क्या बोला हुआ है कि हम बोर्ड रिपोर्ट नहीं रखेंगे, हम क्या रखेंगे, अब्रिज्ड बोर्ड रिपोर्ट। हम क्या रखेंगे यहाँ पे, अब्रिज्ड बोर्ड रिपोर्ट। अब उसके बाद बोला है कि जो बोर्ड रिपोर्ट है किसकी, किसी ऐसी कंपनी की जिसमें केवल और केवल एक डायरेक्टर है। ऐसी कौन सी कंपनी हो सकती है, केवल और केवल ओपीसी ही ऐसी कंपनी हो सकती है जिसमें केवल और केवल एक डायरेक्टर है। सर क्या ओपीसी ऐसी हो सकती है कि जिसमें एक से ज्यादा डायरेक्टर हो? बिल्कुल सर, हमको यहाँ पे क्या बोला हुआ है कि ओपीसी में मिनिमम 1 डायरेक्टर चाहिए, एक से ज्यादा डायरेक्टर भी हो सकता है। बट अगर कोई ऐसी ओपीसी है जिसमें केवल और केवल एक डायरेक्टर है तो उसकी बोर्ड रिपोर्ट कौन साइन करेगा, वो जो एक डायरेक्टर है ना वही साइन करेगा। अब उसके अलावा बोला हुआ है कि ओपीसी के केस में, यहाँ पे ओपीसी हैविंग 1 डायरेक्टर या फिर 2 डायरेक्टर नहीं बोला हुआ है, बोला बस ओपीसी, भले उसमें कितने भी डायरेक्टर हो उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन अप्रूव करेगा, उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूव करेगा एक डायरेक्टर। और यूजुअली फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन अप्रूव करते हैं, तो यहाँ पे हमको दे रखा था चेयरपर्सन करता है। अगर चेयरपर्सन नहीं करा तो कौन करेगा, 2 डायरेक्टर करेंगे जिसमें से एक एमडी होना चाहिए, उसके साथ में सीईओ, सीएफओ, सीएस ये भी साइन करते हैं। बट ओपीसी केस में क्या बोला हुआ है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट सीधा सीधा एक डायरेक्टर यहाँ पे अप्रूव करेगा, आपको वो सीएफओ, सीईओ, सीएस इन सब से कराने की रिक्वायरमेंट नहीं है। नेक्स्ट केस सेक्शन 137 कॉपी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू बी फाइल्ड विद रजिस्ट्रार। अब यूजुअली कंपनी को अपने एजीएम होने के 30 डेज के अंदर आरओसी के साथ में ये एफएस, सीएफएस, ऑडिटर रिपोर्ट और ये सारे डॉक्यूमेंट जो भी रिक्वायर्ड एफएस के साथ अटैच करना, उनकी कॉपी भेजनी पड़ती है। बट सर अगर आपको याद हो तो ओपीसी के ऊपर तो एजीएम के प्रोविजन ही अप्लाई नहीं करते, तो अगर एजीएम की प्रोविजन अप्लाई नहीं करते तो ये वाला प्रोविजन भी अप्लाई नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे क्या बोला है कि ओपीसी आपको भी आरओसी के साथ में ये एफएस, सीएफएस और जो भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है एफएस के साथ अटैच करना, उसकी कॉपी तो भेजनी पड़ेगी। बट कितने टाइम में भेजना है, विद इन 180 डेज फ्रॉम क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल ईयर के अंदर आपको आरओसी के साथ में ये कॉपीज फाइल करनी पड़ेगी। नेक्स्ट केस है चैप्टर नंबर 10 ऑडिट एंड ऑडिटर का सेक्शन नंबर 141 डिस्क्वालिफिकेशंस ऑफ ऑडिटर। अब इन डिस्क्वालिफिकेशन में आपने एक डिस्क्वालिफिकेशन पढ़ी होगी कि कभी भी कोई भी ऑडिटर 20 से ज्यादा कंपनीज की ऑडिट नहीं कर सकता। अब ये जो 20 कंपनीज की लिमिट है इसमें कौन कौन सी कंपनीज को हम इंक्लूड नहीं करते हैं, एक तो डोरमेंट कंपनी को इंक्लूड नहीं करते हैं, एक ओपीसी को इंक्लूड नहीं करते, एक स्मॉल कंपनी को इंक्लूड नहीं करते हैं, और एक ऐसी प्राइवेट कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 100 करोड़ से कम है, बराबर नहीं 100 करोड़ से कम है और उसने डिफॉल्ट नहीं करा अंडर सेक्शन 92 एंड 137। इन चारों टाइप की कंपनीज को हम 20 कंपनीज की लिमिट में काउंट ही नहीं करते। नेक्स्ट केस और लास्ट केस ओपीसी और स्मॉल कंपनी के लिए है सेक्शन 143 ऑडिटर्स रिपोर्ट। अब ऑडिटर्स रिपोर्ट में क्या बता रखा है कि ऑडिटर को किन किन चीजों पे रिपोर्टिंग करनी है, और उसमें से एक चीज क्या है, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल। अब यहाँ पे ऑडिटर को क्या बताना है, ऑडिटर को रिपोर्ट करना है कि जो कंपनी है उसके पास में एडिक्वेट इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल है क्या, और साथ ही वो जो इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल है क्या वो इफेक्टिव है क्या। और क्या सर ये रिपोर्टिंग हर कंपनी के लिए करनी है ऑडिटर को? सर यहाँ पे वैसे तो हर कंपनी के लिए करनी है बट कुछ कंपनीज को यहाँ पे एग्जेम्पशन दे रखा है, यानी जो रिपोर्टिंग है ये ऑडिटर के ऊपर अप्लाई नहीं करेगा कुछ कंपनीज के केस में। सर कौन कौन सी कंपनीज के केस में, ऐसी प्राइवेट कंपनी के केस में जिसका टर्नओवर 50 करोड़ से कम है एंड बोरोइंग बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या फिर किसी बॉडी कॉर्पोरेट से 25 करोड़ से कम है एट एनी टाइम ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर, और साथ ही जो प्राइवेट कंपनी है इसने डिफॉल्ट नहीं करा है अंडर सेक्शन 92 एंड 137। और उसके अलावा अगर कोई कंपनी ओपीसी है या फिर स्मॉल कंपनी है तो उसके केस में भी ऑडिटर के ऊपर ये चीज की रिपोर्टिंग अप्लाई नहीं करेगी। अब इसके बाद में हम देखते हैं सेक्शन 8 कंपनी के सारे स्पेसिफिक प्रोविजंस एंड एग्जेम्पशंस। एंड सबसे पहला केस है चैप्टर नंबर 2 इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी एंड मैटर्स इंसिडेंटल देयरटू का सेक्शन 8। अब सेक्शन 8 में क्या बोला हुआ है कि सेक्शन 8 कंपनी केस में आपको उसके नाम के आगे ना तो लिमिटेड लगाने की जरूरत है और ना ही प्राइवेट लिमिटेड लगाने की जरूरत है। जनरली क्या होता है, अगर पब्लिक कंपनी तो आपको एंड में लिमिटेड लगाना है, अगर प्राइवेट कंपनी तो आपको एंड में प्राइवेट लिमिटेड लगाना है। बट अगर एक सेक्शन 8 कंपनी है तो ना तो आपको लिमिटेड लगाना है और ना ही आपको प्राइवेट लिमिटेड लगाना है। आप बिना किसी लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड लगाए आप यहाँ पे कंपनी का नाम रख सकते हो।
नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि सेक्शन 8 कंपनी प्रोहिबिटेड है डिविडेंड डिक्लेयर करने से, यानी सेक्शन 8 कंपनी कभी भी अपने मेंबर्स को डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर सकती। नेक्स्ट केस सेक्शन 13 एंड 14 ऑल्ट्रेशन ऑफ एमओए एंड एओए। अब यूजुअली हमको पता है कि एमओए और एओए ऑल्टर करने के लिए एसआर पास करना होता है, आरओसी के साथ में फाइल करना होता है। अब यहाँ पे क्या बोला हुआ है कि आपको एसआर तो पास करना ही पड़ेगा, साथ ही अगर सेक्शन 8 कंपनी आपको आपका एमओए या फिर एओए ऑल्टर करना है तो आपको सीजी से भी प्रायर परमिशन लेनी पड़ेगी। अब यहाँ पे एक एडिशनल पॉइंट बोल रखा है कि अगर आपको एमओए ऑल्टर करना है तो उस केस में सीजी की जो पावर है वो डेलीगेट हो रखी रीजनल डायरेक्टर को, और अगर आपको एओए ऑल्टर करना है तो उस केस में जो सीजी की पावर है वो डेलीगेट हो रखी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी यानी आरओसी को। नेक्स्ट पॉइंट चैप्टर नंबर 7 मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन का सेक्शन नंबर 96 एजीएम। अब यहाँ पे एजीएम में हमको पता है कि हमको प्रोविजन में बता रखा है किस किस टाइम पे, किस जगह पे और किस दिन आपको एजीएम करनी, और उस प्रोविजन के अकॉर्डिंग ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड करते हैं कि कंपनी की एजीएम किस टाइम पे, किस दिन और किस जगह होगी। बट अगर आप एक सेक्शन 8 कंपनी हो जिसने डिफॉल्ट नहीं करा है अंडर सेक्शन 92 एंड 137, तो उस केस में उस सेक्शन 8 कंपनी की जो एजीएम है उसका टाइम, डेट और प्लेस कौन डिसाइड करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड करेंगे। बट उस केस में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को उन डायरेक्शन से कंप्लाई करना पड़ेगा जो कि उसको जनरल मीटिंग में मिली है। अदरवाइज क्या होता है, बाकी कंपनीज के केस में बोर्ड डायरेक्टर खुद से डिसाइड करते हैं। बट अगर ये सेक्शन 8 कंपनी ऐसी है जिसने डिफॉल्ट नहीं करा अंडर सेक्शन 92 एंड 137, तो उसकी जनरल मीटिंग में जो भी डायरेक्शंस मिल रहे हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को उसके अकॉर्डिंग ही उस कंपनी की एजीएम का टाइम, डेट एंड प्लेस डिसाइड करना पड़ेगा। नेक्स्ट केस सेक्शन 101 नोटिस ऑफ मीटिंग। अब यूजुअली जो नोटिस ऑफ मीटिंग है वो कितने टाइम पहले जाता है? एटलीस्ट 21 क्लियर डेज का नोटिस जाता है हर कंपनी में। अब यहाँ पे अगर आप एक सेक्शन 8 कंपनी हो जिसने डिफॉल्ट नहीं करा अंडर सेक्शन 92 एंड 137, तो उस केस में अगर आप 14 क्लियर डेज का नोटिस भेज रहे हो ना तो भी हम मान लेंगे आपने कंप्लायंस करा है, आपने कुछ भी गड़बड़ नहीं करी। नेक्स्ट केस सेक्शन 105 प्रॉक्सी। अब यूजुअली प्रॉक्सी आप किसी को भी बना सकते हो, बट अगर एक सेक्शन 8 कंपनी है तो सेक्शन 8 कंपनी का मेंबर केवल और केवल उसी सेक्शन 8 कंपनी के किसी और मेंबर को ही प्रॉक्सी बना सकता है, वो किसी थर्ड पर्सन को प्रॉक्सी नहीं बना सकता। वापस बोल रहा हूं, सुनना ढंग से, कि सेक्शन 8 कंपनी का मेंबर उसी सेक्शन 8 कंपनी के किसी और मेंबर को अपना प्रॉक्सी बना सकता है, वो किसी थर्ड पर्सन को प्रॉक्सी नहीं बना सकता। नेक्स्ट केस सेक्शन 118 मिनट। तो जो मिनट्स है ना, यानी ये जो सेक्शन 118 है वो अप्लाई ही नहीं करता है ऐसी सेक्शन 8 कंपनी के ऊपर जिसने डिफॉल्ट नहीं करा है अंडर सेक्शन 92 एंड 137। अब इस सेक्शन 118 का ना बस एक प्रोविजन अप्लाई करता है इस सेक्शन 8 कंपनी में। कौन सा प्रोविजन? कि यहाँ पे जो मिनट्स है ना वो आपको प्रिपेयर करने पड़ेंगे विद इन 30 डेज ऑफ कंक्लूजन ऑफ मीटिंग। जैसे ही मीटिंग कंक्लूड हुई उसके 30 डेज के अंदर आपको ये मिनट्स प्रिपेयर करने पड़ेंगे। बट ये वाला प्रोविजन भी कब अप्लाई करेगा इस सेक्शन 8 कंपनी पे? अगर उस सेक्शन 8 कंपनी के एओए में लिखा हुआ है कि जो मिनट्स है ना इसको हम कंफर्म कराएंगे सर्कुलेशन के थ्रू। अब सर, एक कंफर्मेशन ऑफ मिनट्स बाय सर्कुलेशन क्या होता है, इसके लिए एक बार आप रिवीजन वीडियो देख लेना, आपको वहां पे अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर एओए में बोला हुआ है कि हम कंफर्मेशन ऑफ मिनट्स बाय सर्कुलेशन कराएंगे तो उस केस में आपको यहाँ पे जो मिनट्स हैं वो प्रिपेयर करने पड़ेंगे विद इन 30 डेज में, यानी जो वो वाला प्रोविजन 30 डेज वाला वो अप्लाई कर जाएगा उस सेक्शन 8 कंपनी के ऊपर। बाकी इसके अलावा जितने भी प्रोविजन है किसके, इस सेक्शन 118 के, वो अप्लाई नहीं करेंगे सेक्शन 8 कंपनी पर, प्रोवाइडेड उसने डिफॉल्ट नहीं करा अंडर सेक्शन 92 एंड 137। एंड लास्ट केस है चैप्टर नंबर 9 अकाउंट्स ऑफ कंपनीज का सेक्शन 136 राइट ऑफ मेंबर्स टू कॉपीज ऑफ ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एंड इस वाले सेक्शन के रिलेटेड हम ऑलरेडी इससे पहले वाला जो वीडियो था उसमें डिस्कस कर चुके हैं। हमने सेक्शन 136 में क्या देखा है कि कंपनी को अपने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, जो सीएफएस है, जो ऑडिटर रिपोर्ट और जो भी डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है एफएस के साथ में अटैच करना, उसको एटलीस्ट 21 डेज बिफोर मीटिंग अपने मेंबर्स को, ट्रस्टी ऑफ डिवेंचर होल्डर को एंड अदर एंटाइटल्ड पर्सन को भेजना पड़ता है। बट अगर आप एक सेक्शन 8 कंपनी हो तो उस केस में अगर आप एटलीस्ट 14 डेज बिफोर मीटिंग भी ये एफएस, सीएफएस, ऑडिटर रिपोर्ट और जो भी डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है एफएस से अटैच करना, वो मेंबर को, ट्रस्टी ऑफ डिवेंचर होल्डर को और अदर एंटाइटल्ड पर्सन को भेज रहे हो, तो भी हम मानेंगे आपने कंप्लायंस करा। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि यूजुअली तो 21 डेज है, हमने यहाँ पे सेक्शन 8 कंपनी के लिए कर दिया 14 डेज बिफोर मीटिंग। अगर आपने 14 डेज बिफोर मीटिंग भी भेजा है तो हम मान लेंगे आपने कंप्लायंस करा है, आपने कुछ भी गड़बड़ नहीं करी। अब यहाँ पे हमने सेक्शन 8 कंपनी के, ओपीसी के, स्मॉल कंपनी के जितने भी स्पेसिफिक प्रोविजन है, जितने भी एग्जाम्पशंस हैं, वो सारे कवर कर लिए हैं। अब अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा है तो इस वीडियो को आप लाइक करना। जो भी आपका रिव्यू, जैसा भी आपका रिव्यू है कि मैं फास्ट जा रहा हूँ, स्लो जा रहा हूँ या फिर बिल्कुल परफेक्ट स्पीड है, आपको समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, जैसा भी आपका रिव्यू है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखना। एंड इसके अलावा इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि इस वीडियो का, इस सीरीज़ का नेक्स्ट पार्ट बहुत ही जल्दी आने वाला है। प्लस अगर आपको लगता है कि इस सीरीज़ में कोई और टॉपिक भी हमको कवर करना चाहिए तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं उस टॉपिक पे भी आपके लिए वीडियो लेके आ जाऊँगा।
सो थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट। ये PDF आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा, तो आप वहाँ से डाउनलोड करके इस PDF को रेफर कर सकते हो, इस वीडियो को मल्टीपल टाइम्स देख सकते हो। तो राधे राधे, जय श्री कृष्णा।